तो आज हम करने वाले हैं काफ़ी आसान सा और सिंपल सा चैप्टर जो कि आपको फ्री के नंबर देकर जाने वाला है नीट में। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं दो चार, और कुछ फिगर्स और नंबर्स वगैरह याद रखने हैं बस, और कुछ याद नहीं करना इसमें। बताऊंगा आपको कैसे करना है याद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट संजीवनी में। मैं हूं ऋतिक छाबड़ा। तो चलिए करते हैं शुरू फटाफट से आज का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। ये देखिए यहाँ पर आंट्स, बीटल्स, फिशेज और ऑर्किड्स की बात करी गई है। तो ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे याद रखना है। जैसे देखिए ए फॉर आंट्स, बी फॉर बीटल एंड देन एफ फिशेज, ओ ऑर्किड्स। तो आपको इन्हें इसी ऑर्डर में याद करना है। 20,000, 3 लाख, 3 लाख, 28,000 एंड 20,000। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप इसको किसी और ट्रिक वगैरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि OAFB है इसकी एक ट्रिक, जिसमें कि ऑर्किड्स और एंट्स 20,000 है दोनों, फिर फिशेज 28,000 नंबर बढ़ गया, फिर उसके बाद बी यानी कि बीटल्स, तो वो 3 लाख स्पीशीज़ हो गई। तो इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की अब बात करें तो हमारे बायोस्फीयर में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और इस इमेंस डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। ये टर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स हैं जिनका कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट करती है हमारे बायोस्फीयर में, सिर्फ स्पीशीज़ के लेवल पर ही नहीं, किसी पर्टिकुलर स्पीशी लेवल पर नहीं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। तो हम किसी भी लेवल पर चले जाएं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल हो, पॉपुलेशन लेवल हो, इकोसिस्टम लेवल हो, तो हर जगह हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म हमको दी किसने थी? तो इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन to describe the diversity present at all the levels। तो आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी है एट ऑल दी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और डाइवर्सिटी होती है किसी पर्टिकुलर लेवल के बारे में। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटीज़ जो हैं इनके बारे में बात करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे पहले क्या होती है? जो जेनेटिक लेवल पे यानी जीन्स के लेवल पर जो हमको डाइवर्सिटी, हमको वैरायटी देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मेडिसिनल प्लांट होता है एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि आपको हिमालयन रेंजेस में देखने को मिल जाएगा। तो उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है रेसरपाइन, तो उसकी पोटेंसी और उसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में उसकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमको उस हिमालयन रेंजेस में, कि कोई प्लांट कम कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, किसी की पोटेंसी कम है, किसी की ज़्यादा है। तो इसके बेस पर, यानी कि आपको जेनेटिक लेवल पर जब डाइवर्सिटी देखने को मिले किसी स्पीशीज़ के अंदर, एक सिंगल स्पीशीज़ के अंदर, तो उसको आप बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको यहाँ पर राइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि राइस की 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं इंडिया में। ऐसे ही मैंगो की बात करें तो मैंगो की भी लगभग 1,000 वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। तो ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स होंगे। अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की हम बात करें तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में आएंगी डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, यानी अब स्पीशीज़ के लेवल की हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप की, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप आप लोग जानते होंगे, आप सब लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि जो ये सारे हमको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सब टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं। तो किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की अगर हम स्पीशीज़ कंपेयर करें किसी दो जगह पर, तो वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे कि यहाँ हमने टैक्सोनॉमिक ग्रुप लिया एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन है क्लास। तो वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें तो वहाँ पर एम्फीबियन की स्पीशीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, तो इसको हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, सिंपल। तो अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम डील करेंगे इकोसिस्टम के लेवल पर। जैसे कि हम इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया में कितनी सारी इकोसिस्टम में वैरायटीज प्रेजेंट हैं। डेजर्ट्स प्रेजेंट है, रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी, एल्पाइन मीडोज, कितनी ज़्यादा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, तो वहाँ पर ये काफ़ी कम डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे इकोसिस्टम के लेवल पर, तो इंडिया की ज़्यादा है नॉर्वे से। अब यार इवोल्यूशन होने में तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए। ये जो नेचर ने इतनी रिच डाइवर्सिटी एक्यूमुलेट करी है अपने पास, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। लेकिन हम इस पूरी वेल्थ को लॉस कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं लेस देन 2 सेंचुरीज, अगर ये जो प्रेजेंट रेट चल रहा है स्पीशीज़ की लॉसेस का, अगर वो कंटिन्यू रहा तो। अब बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के बारे में सब लोग समझ रहे हैं और ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है, तो इसलिए लोग समझ पा रहे हैं अब कि बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेलबींग के लिए। अगर हम इस प्लेनेट पर रहना चाहते हैं तो हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट होना। ये जो स्पीशीज़ में इतनी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं हर लेवल पर,
तो ये प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड है और कौन सा वाइटल लिंक है, तो इस सब के बारे में ही हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। तो शुरू करते हैं आगे। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। तो इनके 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब करी हैं सो फार, इट इज़ स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। लेकिन हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीशीज़ अभी और डिस्कवर होनी है और डिस्क्राइब होनी है। अगर हम बात करें स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज़ की जो अभी तक बन चुकी हैं, तो वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं टेम्परेट रीजन्स में, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में अभी भी गुंजाइश बाकी है। अभी भी वहाँ पर काफ़ी सारी स्पीशीज़ डिस्कवर और डिस्क्राइब होनी बाकी हैं। तो अगर हम कंसिडर करें जो ओवरवेलमिंग लार्ज प्रपोर्शन स्पीशीज़ का प्रेजेंट है, जो कि वेट कर रहा है अभी डिस्कवर होने के लिए, तो वो ट्रॉपिक्स में है। तो ऐसा क्यों है? तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन वगैरह करते हैं टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज़ रिचनेस का, जैसे कि इन्होंने इंसेक्ट का करा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अभी कितने अभी और एनिमल्स वगैरह डिस्क्राइब होने अभी बाकी हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। तो कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं जो कि इस बेस पर लगाए गए हैं। तो उन्होंने रेंज लगाई है फ्रॉम 20 to 50 मिलियन की इतनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ पर। लेकिन ये कुछ कंजर्वेटिव साउंड नहीं करता, और रॉबर्ट मे हैं, उन्होंने लगाया एक एस्टिमेट। तो उनका एस्टिमेट था कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड करने वाला, जो कि था अप्रॉक्स 7 मिलियन के अप्रॉक्स, जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का एस्टिमेट था। जितनी भी स्पीशीज़ अब तक हम रिकॉर्ड कर पाए हैं उसमें से 70% से भी ज़्यादा जो डेटा है वो एनिमल्स हैं, यानी जो स्पीशीज़ 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं। और जो प्लांट्स हैं सबको मिला के एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको मिलाकर भी इट कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। और एनिमल्स की भी बात करें तो एनिमल्स में भी जो इंसेक्ट हैं दे आर द मोस्ट स्पीशीज़ रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। देखिए यहाँ पर टेक्सोनोमिक ग्रुप फिर से वर्ड आया है, तो टेक्सोनोमिक ग्रुप आप ध्यान रखिएगा क्या होता है। मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। जो इंसेक्ट हैं वो एनिमल्स का 70% कंप्राइज करते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। इतनी ज़्यादा इंसेक्ट की स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं एनिमल्स में। सो द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ की अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड, इट इज़ मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अगर हम इन चारों की स्पीशीज़ को इकट्ठा भी कर देना तब भी फंजाई की स्पीशीज़ उससे ज़्यादा हैं। तो फंजाई की स्पीशीज़ भी इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है। अब ये कुछ चार्ट्स दिए गए हैं आपको पाई चार्ट्स की फॉर्म में, तो इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखा गया है। तो आपको इनको याद करने का कोई आप तरीका बना सकते हैं चाहे तो। जैसे देखिए इनवर्टिब्रेट्स में आप सब लोग जानते हैं आर्थ्रोपोडा जो होता है लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो इंसेक्ट तो सिंपल सी बात है सबसे ज़्यादा कॉम्प्राइज करेंगे ही, और आप अभी ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि एनिमल्स का 70% इंसेक्ट्स ही हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, फिर उसके बाद आएंगे मोलस्क, क्योंकि आप जानते हैं ये बात भी कि मोलस्क जो होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसके बाद देन क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप्स। तो आप ये लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। वर्टिब्रेट्स की फिर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में याद रखने का आपको एक तरीका बता देता हूँ मैं, कि आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा वहाँ पर जब आपने क्लासेस पढ़ी थी तो सबसे पहले आपने पढ़ा था फिशेज़, फिर एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो आपको इसको उसी ऑर्डर में याद रखना है। बस इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं पहले फिशेज़ हैं, देन एम्फीबियन, देन रेप्टाइल, देन बर्ड एंड देन मैमल्स। लेकिन ये याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज फैशन में है, बस इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब प्लांट्स की बात करें तो फंजाई और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही काफ़ी सारी डाइवर्सिटी इनकी प्रेजेंट है। फंजाई और एंजियोस्पर्म्स लगभग बराबर डाइवर्सिटी है इनकी। अब इनको याद कैसे रखना है? तो एल्गी तो होती है, देखिए आप सब लोग जानते हैं एल्गी कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है एल्गी की भी। तो इन सब में बाकी जो चार देख रहे हैं आप, मॉस, फर्न और लाइकन, एल्गी, तो इन चारों में अब ज़्यादा बताइए ज़्यादा कौन सी होगी? एल्गी। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि एल्गी ज़्यादा है। अब फंजाई और एल्गी से मिलकर क्या बनता है? लाइकन। तो फंजाई और एल्गी के बराबर में लाइकन। फिर देन एल्गी के बाद आप सब लोग प्लांट किंगडम में आप क्या पढ़े थे? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो एल्गी के सामने इधर मॉस और फर्न्स। बाकी इतना डीप वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे मॉस फर्न तक, आपसे ज़्यादा फंजाई और जिम्नोस्पर्म्स ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर ये मशरूम्स है ये फंजाई वाला पार्ट है, और जहाँ पर ये फ्लावर्स हैं ये एंजियोस्पर्म है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप इसको एक्सचेंज मत कर दीजिएगा बस। तो अब ये जो एस्टिमेट्स हैं दे डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स के लिए तो यार कोई फिगर दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा बायोलॉजिस्ट ने क्यों नहीं करा कि इनके लिए भी कोई एस्टिमेट लगाया जाए? तो दे आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज दैट जो कन्वेंशनल
टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं वो सूटेबल नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल स्पीशीज़ को, जो कि हम बाकी ऑर्गेनिजम्स में आप अप्लाई करते हैं उनकी एस्टिमेट लेने के लिए कि वो कितनी उनकी संख्या प्रेजेंट है। तो ये प्रोकैरियोट्स में काम पॉसिबल नहीं है माइक्रोबियल स्पीशीज़ में। और कई सारी स्पीशीज़ माइक्रोबियल ऐसी हैं जिनको कि हम कल्चर भी नहीं कर सकते अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, तो उनकी हम स्पीशीज़ कैसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हम एक्सेप्ट करें बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को, ये जो स्पीशीज़ को डिलीनिएट करने के लिए एस्टिमेट करने के लिए काउंट किया जाता है, तो उनकी डाइवर्सिटी जो है ना, इट अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो कैसे इनकी यार कर पाएंगे हम ऑब्जर्व, जितने में हम ऑब्जर्व करने लगेंगे उतने में तो ये मिलियंस में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स का डेटा नहीं लिया जाता, प्रोकैरियोट्स का एस्टिमेशन नहीं किया जाता है। अब बात करें इंडिया की स्पीशीज़ रिचनेस या कहें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, तो इंडिया के पास जो वर्ल्ड के पूरे लैंड एरिया का हिस्सा है वो 2.4% है। वर्ल्ड के लैंड एरिया का हिस्सा है इंडिया के पास, लेकिन इसका शेयर की अगर हम बात करें जो कि ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के लिए जाता है वो है इट इज़ एन इम्प्रेसिव 8.1%। देखिए 2.4% खाली लैंड लिया हुआ है इसने वर्ल्ड का, और 8.1% ये ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को शेयर कर रहा है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज़ व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड। और 45,000 स्पीशीज़ के लगभग हम प्लांट्स यहाँ पर डिस्कवर हो चुके हैं, एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ मैमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया ओनली। अगर हम रॉबर्ट मे का जो ग्लोबल एस्टिमेट था जो कि 7 मिलियन था, उसको हम एक्सेप्ट करें तो इट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक 1.5 मिलियन जो डेटा है तो वो काफ़ी कम है, इतनी सी स्पीशीज़ अभी तक रिकॉर्ड कर पाए हैं हम लोग। तो इस प्रपोर्शन को अगर देखा जाए तो इंडिया की डाइवर्सिटी की फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो अभी एस्टिमेट होनी बाकी हैं इंडिया से खाली, और 3 लाख से ज़्यादा लगभग एनिमल की स्पीशीज़ अभी डिस्कवर और डिस्क्राइब होनी बाकी हैं। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आप देखिए कितनी स्पीशीज़ अभी बाकी हैं जिनको भी हम एस्टिमेट भी नहीं लगा पाए हैं। तो अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन टू। अब कुछ स्पीशीज़ होंगी ऐसी जो कि एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी इससे पहले कि हम उन्हें डिस्कवर भी कर पाएँ। तो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स की, तो 2 पैटर्न्स अपने को देखने को मिलेंगे। एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में क्या है, जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल की इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब सारे वर्ल्ड में जो स्पीशीज़ की रिचनेस है ना, ये बराबर नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स की। ये एक पैटर्न शो करती है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जो कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी है इट डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी होगी, जो स्पीशीज़ की रिचनेस होगी, वो कम होती जाएगी विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। जो ट्रॉपिक्स हैं जिनका कि लैटिट्यूडनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, या आप लोग बचपन में पढ़े होंगे लैटिट्यूडनल रेंज वगैरह। तो ट्रॉपिक्स जो हैं दे हार्बर मोर स्पीशीज़ देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज़। तो उनके पास थोड़ी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो इक्वेटर के पास प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं। अब जैसे कि बात की जाए कोलंबिया की, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं वो है 1400। अब न्यूयॉर्क की बात करें जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे है, उसके पास सिर्फ 105 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद ग्रीनलैंड की बात करें जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है, इट हैज़ ओनली 56 स्पीशीज़। और अगर हम इंडिया की अपने बात करें तो विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन दी ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स, इसका जो मेन लैंड एरिया है वो ज़्यादातर ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स में ही है, तो इट हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो ये डेटा भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अब फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इक्वाडोर, इट हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन। तो अगर हम किसी मिडवेस्ट यूएसए के फॉरेस्ट की बात करें टेम्परेट रीजन में जो कि पड़ता है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें इक्वाडोर फॉरेस्ट की जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट पड़ रहा है ना, उसके पास 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं वस्कुलर प्लांट्स की खाली अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन के कंपेरिजन में। तो इतना ज़्यादा अंतर होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट के स्पीशीज़ में। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा, लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है उनको, दे आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। इट हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,300 birds, 427 mammals and 427 amphibians,
378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है पूरी अर्थ पर इस फॉरेस्ट में, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इन रेन फॉरेस्ट जो है ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ पर अभी और स्पीशीज़ भी प्रेजेंट हैं। ये आपको नंबर यहाँ पर भी ध्यान रखने पड़ेंगे प्लांट्स के। देखिए ये 40,000 प्लांट्स की स्पीशीज़, फिशेज़ की 3,000 स्पीशीज़। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन मेनली बन पाएगा। देखिए जो ऊपर वाला था वहाँ से थोड़े कम चांस है क्वेश्चन बनने के, और यहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, आपको इसके बारे में खास बात है क्या पता चली, लंग्स ऑफ प्लैनेट है ये, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहीं से क्वेश्चन बनने के देखिए चांसेस ज़्यादा हैं। जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था ये 1200 बर्ड्स की स्पीशीज़ और ये, इनके चांसेस थोड़े कम है, फिर भी आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा इनको, एक इनका रफ आइडिया दिमाग में ज़रूर रखिएगा। बाकी आप ऑप्शन देखकर वहाँ पर इजीली समझ जाएंगे कि क्या आएगा। इतने घुमाने वाले ऑप्शंस नहीं देंगे वो कि एक जैसे ऑप्शंस दे रहे हैं और बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इन सारी फिगर्स को याद रखना आसान चीज़ नहीं है जब आप नीट का एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो जिसमें कि इतना ह्यूज सिलेबस प्रेजेंट होता है पहले से ही। तो बाकी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की आप स्पीशीज़ को याद रखिए। जैसे कि देखिए दो तो इसमें कॉमन ये 427 ही मैमल्स हैं, 427 ही एम्फीबियंस, तो हो सकता है आपसे इन दोनों की पूछ ली जाए कि भाई इनकी कितनी है। रेप्टाइल्स की 378 है और इन्वर्टिब्रेट्स 1.25 लाख के लगभग प्रेजेंट हैं, और फिशेज़ 3,000, प्लांट्स 40,000 एंड बर्ड्स 1,300। तो उसके बाद बात करें अब इन ट्रॉपिक्स में ऐसा खास क्या है यार कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो जो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो इसके लिए क्या आंसर देते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट रीजन्स उन्होंने बताए हैं। पहला रीजन स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या है? जनरली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे कि टेम्परेट रीजन्स में देखा गया है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस देखे गए हैं पास्ट में, लेकिन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है, तो इसलिए ये थोड़े अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस दे हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन। इसलिए उनके पास काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो डाइवर्सिफाई करते ही जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर स्पीशीज़ की ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। लेकिन टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर ग्लेशिएशंस देखे गए, जिस वजह से जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो तबाह हो गई सारी, और कितने स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाई कभी भी, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस काफ़ी रहती हैं। अब एनवायरनमेंट की बात करें, दूसरा रीज़न, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो टेम्परेट के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो लेस सीजनल है। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सीजन्स देखने को नहीं मिलते, वो लगभग कांस्टेंट रहता है वहाँ का टेम्परेचर वगैरह, तो वो ज़्यादा सीजनल नहीं है और प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट होते हैं वो नाइक स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर नाइक स्पेशलाइजेशन हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ रहना पसंद करेंगी और ज़्यादा स्पीशीज़ प्रमोट भी अपने आप हो पाएंगी। और तीसरा रीजन सबसे ज़्यादा मेन जो है इक्वेटर के पास प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल होती है ट्रॉपिक्स में, जिस वजह से यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। तो जो कि रीज़न है इसका, जो कि ये कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी इसलिए ज़्यादा है, एनिमल्स की भी ज़्यादा है, तो ट्रॉपिक्स की अल्टीमेटली डाइवर्सिटी इसीलिए ज़्यादा है। तो दूसरा पैटर्न अब बात करें स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की हम, तो जो साउथ अमेरिकन जंगल्स में जब वो रिसर्च कर रहे थे अपनी, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर हम किसी रीजन की बात करें तो वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस जो होती है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करते जाएंगे अपना, तो वैसे वैसे स्पीशीज़ रिचनेस भी इंक्रीज़ होती जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ करेगी। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज़ रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज, अगर हम इतना वाइड वैरायटी ले लें टेक्सा की, तो इट टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जी हाँ, तो वहाँ पर एक हमको हाइपरबोला भी देखने को मिलेगा ग्राफ में, यानी कि एरिया बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे एक कॉन्स्टेंसी आ जाएगी स्पीशीज़ की रिचनेस में, जो कि आप यहाँ फिगर में भी इजीली देख पा रहे होंगे कि देखिए एरिया जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, पहले तो धीरे धीरे स्पीशीज़ रिचनेस जो है एकदम से बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे फिर आगे जाकर वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक लॉगरिथमिक स्केल पे अगर हम इसको ड्रॉ करें रिलेशनशिप को, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर हम इसको वैसे करें तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, और यहाँ पर एस स्पीशीज़ रिचनेस है, ए है एरिया, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन, और वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो सी होगा।
तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इस इक्वेशन के लिए है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। लेकिन अगर इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें s इज इक्वल्स टू सी ए की पावर z, तो वहाँ पर अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिल जाएगा। तो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप की हम बात करें, किसी भी रीजन की हम बात करें, चाहे वो ब्रिटेन में बात करें, चाहे बर्ड्स इन कैलिफोर्निया की बात करें, चाहे मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट की बात करें, जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है इट इज़ अमेजिंगली सिमिलर। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को किसी लार्ज एरिया में एनालाइज करें, जैसे कि किसी एंटायर कॉन्टिनेंट में, तो हमें स्लोप में स्टीपनेस देखने को मिल जाएगी। स्टीपनेस यानी कि चढ़ाई ज़्यादा देखने को हमको मिल जाएगी, यानी स्लोप ज़्यादा देखने को अपने को मिलेगा, यानी कि z वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि z क्या है, स्लोप है यहाँ पर, तो स्लोप बढ़ जाएगा यानी z स्टीपर हो जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पर z की वैल्यू देखने को मिलेगी अपने को 0.6 टू 1.2। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स का and mammals in the tropical forest of different continents, तो they have the slope is found to be 1.15। तो इनका जो slope देखा गया वो लगभग 1.15 के लगभग होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सिंपल सी बातें हैं, काफ़ी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन्स वाला नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपने को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कई सारे डिकेड से देखा गया है कि इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं दैट अ कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज़ जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल। वो कहते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी जिस कम्युनिटी में, वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन दोज विद द लेस स्पीशीज़, जिसमें कि स्पीशीज़ कम है उसके कंपैरिजन में। अब ये स्टेबिलिटी से मतलब क्या हुआ भला, कि ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी तो स्टेबिलिटी कैसी। तो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। वहाँ पर लगभग कांस्टेंट ही रहती है प्रोडक्टिविटी जो होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते अपने को। और वो रेजिस्टेंट भी होती हैं टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, तो वहाँ पर नेचुरल या मैनमेड कोई भी डिस्टर्बेंस जो होती है वो भी नहीं आ पाती है। एंड इट मस्ट ऑल्सो भी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़, और वो एलियन स्पीशीज़ के इन्वेजन से भी रेजिस्टेंट होती है। तो ये होती हैं स्टेबल कम्युनिटीज़। तो ये देखा गया कि जहाँ पर स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा प्रेजेंट थी तो वहाँ पर ये स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, यानी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट आ रही थी, यानी कि एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन नहीं हो पा रहा था, यानी कि ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस नहीं आ पा रही थी। तो अब डेविड टिलमैन जो थे, इन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ आउटडोर प्लॉट्स पर, और इन्होंने कुछ टेंटेटिव आंसर्स निकाले हैं इसके। उन्होंने फाउंड करा दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, एंड ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाइयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि स्टेबिलिटी आ रही थी, जिसके बारे में भी हम ऊपर बात करें। तो डेविड टिलमैन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। Now, rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race on this planet। अब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इकोसिस्टम के लेवल पर ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हमारे ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई चीज़ें हैं हमारी जो इन पर डिपेंड कर रही हैं। एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस, इस टाइम पर हम इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ को लूज़ कर रहे हैं ना, एट एन अलार्मिंग पेस, यानी कि इट्स टाइम टू बी अलर्ट। वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। अगर कुछ एक्सटिंक्ट हो भी जाती हैं यार तो क्या हो गया, हमको मैटर क्या है इससे। अगर वेस्टर्न घाट की इकोसिस्टम लेस फंक्शनल हो जाए किसी ट्री की फ्रॉग स्पीशीज़ की वजह से, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई इससे, हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। चाहे 20,000 हो प्रेजेंट एंड चाहे 15,000 प्रेजेंट हो, हमें क्या, हमने कोई चीटियाँ थोड़ी खानी है। तो ये नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर तो मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, ना ही यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो दे पा रहे हैं आपको। लेकिन इसका कुछ नेटिव क्वेश्चंस जो हैं ये इनके कुछ एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव के थ्रू एक एनालॉजी डेवलप की गई, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जिसको नाम दिया गया। एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे पॉल एलरिच, तो उन्होंने एक एनालॉजी दी, तो इसका कुछ आपको इनडायरेक्ट आंसर दिया गया इस चीज़ का कि कैसे हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब हम किसी एयरप्लेन की बात करें, एयरप्लेन को यहाँ पर एक इकोसिस्टम माना गया है, तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जॉइन हुए रहते हैं टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ रिवेट्स, यानी कि यहाँ पर रिवेट्स बोला गया है स्पीशीज़ को। तो इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट, यानी कि एक रिवेट निकालना शुरू कर दे टू टेक होम, अपने घर ले जाने के लिए एक एक पेज निकालना शुरू कर दे एरोप्लेन में से, कॉजिंग अ स्पीशीज़ टू बिकम एक्सटिंक्ट। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि
स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट की सेफ्टी पर कोई इनिशियली ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम चलती रहेगी इनिशियली, ये बात ध्यान रखिएगा इनिशियली। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे हम एक एक पेज और निकालते जाएंगे तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ेगा, तो इस तरह से वो डेंजरसली वीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो फर्दर मोर अब कौन सा रिवेट निकाला जा रहा है ये भी क्रिटिकल बात है। जैसे कि अगर विंग्स का जो रिवेट है, यानी कि वहाँ का पेच अगर किसी ने निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर की स्पीशीज़ की बात करी जा रही है जो कि मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस को ड्राइव करते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। अगर विंग्स का निकाल दिया फिर तो फ्लाइट गई तुरंत, तो देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज़ इनसाइड द प्लेन। हालांकि विंडोज़ के अगर रिवेट्स भी निकाले जाएँ तो वो भी फ्लाइट की सेफ्टी को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुँचाएंगे अगर एयर एंटर कर जाएगी अंदर। लेकिन फिर भी ये सब देखकर आपको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो स्पीशीज़ का जो लॉस है वो हमको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो धीरे धीरे ये नुकसान पहुंचा रहा है अपने को, हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, लेकिन जब ये नुकसान पहुंचाता है तब हमें फिर पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या। ये डाइवर्सिटी, ये जो नेचर का हमको रूप देखने को मिलता है, नए नए वायरस इवॉल्व हो रहे हैं आजकल, तो ये सब कुछ जो देखने को मिल रहा है ये हमारी ही गलतियाँ हैं, जो स्पीशीज़ इतनी एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इनका रीज़न क्या है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, हमारा इनमें क्या रोल है, हम किस तरह से इनको ख़राब कर रहे हैं, तो अब उसकी बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी। वाइल इट इज़ डाउटफुल इफ़ एनी न्यू स्पीशीज़ आर बीइंग एडेड थ्रू स्पीसिएशन। ये एक मुश्किल बात है कि ये डाउटफुल है थोड़ा सा कि नई स्पीशीज़ और ऐड होंगी या नहीं होंगी स्पीशिएशन के थ्रू, लेकिन ये बात तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉस जो है वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। तो जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लेनेट की वो डिक्लाइन कर रही है रैपिडली, और जो एक्यूजिंग फिंगर है वो उठ रही है सीधी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर। जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स का बाय ह्यूमंस, इट इज़ सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स। तो हमको ये देखने को मिला है जो कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है हर जगह, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स का जैसे किया गया, तो उसकी वजह से एक्सटिंक्शन देखा गया मोर देन 2000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स का। और IUCN जो रेड लिस्ट है ना 2004 में जो निकाली थी उन्होंने, वो डॉक्यूमेंट कर रही है द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। तो लास्ट 500 ईयर्स में कितने एक्सटिंक्शन देखे गए हैं? 784 स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन देखा गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। तो वर्टिब्रेट्स ज़्यादा हैं, वो सॉरी कम है, इनवर्टिब्रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। आप इस तरह से इसे कुछ याद कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं रिसेंट एक्सटिंक्शंस की, जैसे कि डोडो इन द मॉरिशियस, क्वेगा इन अफ्रीका, थैलेसीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलरसीन काउ इन रशिया एंड 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, बाली, जवान, कास्पियन। तो इन सब का अपने को देखा गया जो रिसेंट एक्सटिंक्शन अभी हुए हैं। एंड द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज़। लास्ट अभी 20 साल जो भी पिछले गए हैं उनमें ही 27 स्पीशीज़ का डिसअपियरेंस हो चुका है। और ये तब की बात करी गई है जब ये बुक लिखी गई थी NCERT की। आप इसका रिवाइज्ड एडिशन देख पा रहे होंगे, तो देख सकते हैं जाकर, मतलब NCERT में, कि भाई कब लिखी गई थी। और उस टाइम पे जो 20 ईयर्स में इतनी स्पीशीज़ हो गई थी। आज तो हम अच्छी खासी प्रगति पर है, तो आज तो कितनी ही ज़्यादा स्पीशीज़ का और डिसअपियरेंस हो रहा होगा। तो बाकी आपको तो उसी टाइम का डेटा याद रखना है कि लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज़ का डिसअपियरेंस हो चुका है। और ये जो एक्सटिंक्शंस भी होते हैं ना, ये रैंडमली नहीं होते। कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, दे अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ द एक्सटिंक्शंस इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन राइट नाउ। तो इतनी सारी स्पीशीज़ तो अभी थ्रेट फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन का, और अभी 20 साल में 27 एक्सटिंक्ट हो भी गई हैं। तो देखिए आप कितनी स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट होने वाली हैं नियरली फ्यूचर में। तो प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज़, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज़, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज़ एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। 12% बर्ड, 23% मैमल, 32 एम्फीबियन, 31 जिम्नोस्पर्म। तो ये सब थ्रेट फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बच्चों को उसके लिए पूछा जा सकता है नीट में कि भाई कितनी स्पीशीज़ थ्रेट फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का। अब जो एक्सटिंक्ट हो गए सो हो गए, बाकी कुछ जो रिसेंट एक्सटिंक्शन थे जिनके नाम दिए गए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है। तो फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फॉसिल रिकॉर्ड से जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो लार्ज स्केल लॉस होता है ना स्पीशीज़ का, जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं,
तो इट हैज़ हैपन अर्लियर ऑल्सो, ये पहले भी हो चुका है जब ह्यूमंस यहाँ पर अपीयर ही नहीं हुए थे इस सीन में। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर्स अगर हम तब की बात करें, तो सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन के आज से पहले 5 एपिसोड्स देखे जा चुके हैं और ये भी चल रहा है 6th एक्सटिंक्शन। और ये जो 6th एक्सटिंक्शन है ना, ये प्रोग्रेस में है जो फिलहाल, ये डिफरेंट है पुराने वालों से। क्यों भाई? ह्यूमंस का टाइम है, कुछ तो डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस अच्छा नहीं है, डिफरेंस बुरा है। दैट द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टीम्ड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। तब जो एक्सटिंक्शन होता था उसमें टाइम लगता था, अब तो 100 से 1000 गुना फास्टर हो रहा है ये काम। एंड आर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। रिस्पॉन्सिबल भी इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं। इकोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ might be wiped out within the next 100 years। इसीलिए तो ये इंटरनेशनल इशू बना है, ऐसे ही थोड़ी छोटी मोटी बात थोड़ी है जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इतना ज़्यादा। तो आने वाले 100 सालों में आधी स्पीशीज़ उड़ जाएंगी अर्थ से अगर ये रेट कंटिन्यू रहे तो इसलिए आजकल थोड़ा सा कंसर्न अभी हो रहा है। तो फिर भी कुछ कंट्रोल में है सिचुएशन, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल में तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत कम माइनर सा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ नीड ऑफ आर टू कंट्रोल दिस ऑल। वरना ये जो 6th एपिसोड है ना एक्सटिंक्शन का, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्चर्बेशंस सच एज ड्रॉट एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट और डिजीज साइकिल। तो ये सब हिल जाते हैं जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है ना किसी रीजन में से। प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस चल रही थी एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस के लिए, जो नेचुरल डिस्टर्बेंस थी उनके लिए जो रेजिस्टेंट था वो भी कम हो जाता है, और जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, जो कि साइकिल्स वगैरह चल रही हैं उन सब में डिस्टर्बेंस और वेरिएबिलिटी हो जाती है। तो ये सब खास बातें हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या होता है। हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन पूछें और पूछें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से इन सब में से क्या नहीं होता है, तो 3 तो उसमें सही वाले होंगे और एक आधा कुछ उसमें गलत घुसा दिया जाएगा, तो आपको गलत मार्क करना हो सकता है। तो अब कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का? तो एक्सेलरेटेड जो रेट है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का जो कि वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसका मेन जो रीज़न है वो तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और इसके लिए 4 मेजर कॉजेज़ हैं, जिसको एक सोब्रिके दिया गया है, इविल क्वार्टेट। सोब्रिके मतलब एक कोई आप निकनेम समझ सकते हैं, एक उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन चारों को, इविल क्वार्टेट। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज, सबसे मेन कोज यही है जो कि एनिमल्स और प्लांट को एक्सटिंक्ट करा रहा है। क्योंकि जो हैबिटेट लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, हर जगह जंगल काट कर लोग कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है कोई इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना। तो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि 14% अर्थ की लैंड सरफेस का कवर करते थे किसी टाइम पर, आज वो 6% भी कवर नहीं करते ढंग से। इतने ज़्यादा फॉरेस्ट का लॉस किया जा चुका है और उनको कन्वर्ट किया जा चुका है इन द ग्रेजिंग लैंड, इन द हाउसेज, कॉलोनाइजेशन, दे आर बिंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। जब तक आप ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, जब तक मैं चैप्टर खत्म करूँगा समझाना, ये 1000 more हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। इतनी तेज़ी से चल रहा है ये काम। और जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जो कि इतना ह्यूज है, जिसकी वजह से इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोला जाता है, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, उसको भी कट किया जा रहा है और क्लियर किया जा रहा है फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। जी हाँ, ये यूज़ किया जा रहा है रेन फॉरेस्ट वगैरह का, जो ट्रॉपिक्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी, इस तरह से वहाँ पर एक्सटिंक्शन करवाया जा रहा है। बिसाइड्स द टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। अब इस टोटल लॉस के अलावा भी जो हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसको भी कॉज कर रहा है, जिस वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो पा रहा है स्पीशीज़ का। तो जब लार्ज हैबिटेट जो होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कुछ मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं जो कि लार्जर टेरिटरीज एक्वायर करते थे, सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं भाई साहब, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाती है। तो हैबिटेट लॉस की हमने ऊपर बात करी और यहाँ फ्रेगमेंटेशन की बात करी, किस तरह से ये इतना इंपॉर्टेंट कोज है जो कि एक्सटिंक्शन करवा रहा है। और भी 3 हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं, ये भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला बहुत खतरनाक है भाई साहब, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब हम हर चीज़ को एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर जाते हैं यार, लालच है ना, लालच बहुत ज़्यादा है ह्यूमंस में। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
कई सारी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्शन जो लास्ट 500 ईयर्स में भी आपको बताए थे हुए हैं, स्टीलर सिकाओ, पैसेंजर पिजन, दे वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। इतना ज़्यादा उनको ओवर एक्सप्लॉयट किया गया। प्रेजेंटली मैनी मराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड दे आर ओवर हार्वेस्टेड। इतनी ज़्यादा हार्वेस्टेड की जा रही हैं वो कि एंड दे वो एंडेंजर हो गई हैं स्पीशीज़ एंड द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ थी उनको भी एंडेंजर कर किया जा चुका है को एक्सटिंक्शन की वजह से। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं उम्मीद नहीं करता। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन की अगर हम बात करें अब, तो जो एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जाए अगर अनइंटेंशनली या फिर अपने आप कहीं से आ जाए फॉर वट एवर पर्पज़, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, तो इन्वेजिव हो जाती हैं कई बार और वो डिक्लाइन कर देंगी किसी दूसरे इंडिजिनस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को। जैसे कि नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करी गई थी लेक विक्टोरिया में इन द ईस्ट अफ्रीका। इट लीड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ किक्लिड फिश इन लेक। वहाँ पर 200 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा प्रेजेंट थी किक्लिड फिश की जो स्पीशीज़ थी, तो उन सब को उसने एक्सटिंक्ट करा दिया नाइल पर्च जो इंट्रोड्यूस करी गई थी विक्टोरिया लेक में। और आपको ये भी पता होगा कि एनवायरमेंटल डैमेज जो कि कोज होता है और थ्रेट पोज होता है टू आर नेटिव स्पीशीज़ बाय इन्वेजिव वीड स्पीशीज़। जो कुछ वीड स्पीशीज़ हैं जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटेना और वाटर हाइसिंथ के बारे में आपने सुना होगा, टेरर ऑफ बंगाल, इकोनिया क्रेसिपस, कितने ज़्यादा नुकसान करते हैं ये। तो द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पॉजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैट फिशेज इन आर रिवर्स। अब ये क्लैरियस गैरीपाइनस है, ये हमारी कैट फिशेज को डिस्टर्ब कर रही है, उनकी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके एग्जांपल्स आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथा आता है को एक्सटिंक्शन। अब कुछ स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो गई, प्लांट और एनिमल जो होते हैं आप सब लोग जानते हैं कितने ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन वगैरह में भी आप सब लोग जानते हैं और म्यूचुअलिज्म वगैरह होता है कई बार, तो ऑब्लिगेटरी वे में एक दूसरे से एसोसिएट हुए हुए होते हैं। अब कोई होस्ट फिश मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसकी जो यूनिक असेंबलेज होगी, जो कि पैरासाइट्स ही आप लगा लीजिए जो उस पर डिपेंड कर रहे थे, वो भी एक्सटिंक्ट होंगे। सिंपल सी बात है, जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे। कुछ एक और एग्जांपल इन द केस ऑफ अ कोइवोल्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। अब प्लांट पोलिनेटर को तो आप जानते हैं कितने ज़्यादा वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, एक प्लांट उस पोलिनेटर से ही कर रहा है काम, तो वो एक्सटिंक्शन अगर एक का हो जाए तो इससे इसी के साथ दूसरे का भी हो जाएगा। तो को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये चारों इविल क्वार्टेट जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस का है वो मेन कारण हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। कई सारे रीज़न हैं, कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ ऑब्वियस नहीं हैं, लेकिन सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज: नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। अब नैरोली यूटिलिटेरियन की हम बात करें तो वो तो सिर्फ कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कि भाई हम वहाँ से बहुत सारे फ़ायदे ले रहे हैं, फ्रॉम नेचर, फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। और 25% से ज़्यादा जो हमारे पास ड्रग्स जो सोल्ड हो रहे हैं ना मार्केट में वर्ल्ड वाइड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन बातें हुई कि भाई हम उनसे फ़ायदा ले रहे हैं तो हमें भाई उन्हें बचाना चाहिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तो नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट दे आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि अभी एक्सप्लोर भी नहीं हो पाए हैं। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, जैसे जैसे बायो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रही है, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक टर्म होती है जो कि होती है कि मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज़ लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करना फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, नेशंस इंडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। तो जैसे जैसे बायो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रही है तो जो रिच बायोडाइवर्सिटी वाले नेशन है उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि भाई नए नए ड्रग्स मिलेंगे, नए नए मेडिसिन मिलेंगी, वहाँ से निकालने को फिर मार्केट में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और क्या। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बात करें, समझदारों वाली बात करें, तो ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी प्ले करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इकोसिस्टम सर्विसेज में जो हम नेचर हमको प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की हम बात करें जो कि इस टाइम तेज़ी से घट रहा है, तेज़ी से उसका एरिया कम हो रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का 20% ऑक्सीजन है ना, वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आ रहा है। इतनी ज़्यादा उनकी एस्टिमेट है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस? आप जाकर पता कीजिए अपने किसी नेबरहुड हॉस्पिटल से किसी ऑक्सीजन के सिलेंडर का रेट क्या है,
कितने तो मार्केट में पता नहीं इनके टाइप आ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, बी टाइप, डी टाइप, और उसके रेट्स जब आप सुनेंगे ना 8,000 10,000 पर सिलेंडर, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और ये अभी कोविड के टाइम पर इतना ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं, हर चीज़ के रेट 30,000 to 35,000 तक पहुंच रखे हैं ऑक्सीजन के रेट, जो कि ब्लैक मार्केटर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। अब जो पॉलिनेशन है, दूसरी बात करें तो खैर इस टॉपिक को छोड़िए, पॉलिनेशन जिसके बिना प्लांट्स हमें फ्रूट या सीड कुछ नहीं दे सकते, ये ऐसी सर्विस है ना एक जो इकोसिस्टम अपने को प्रोवाइड कर रहा है थ्रू पॉलिनेटर्स, लेयर बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। अब इसकी हम कॉस्ट क्या लगाएंगे ऑफ एक्म्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर्स, बताइए। तो हर चीज़ की कॉस्ट नहीं लगाई जा सकती। देर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर, एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम और वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। व्हाट अ प्लेजर इट इज़। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एक बुलबुल के सॉन्ग पर उठना, सुबह मॉर्निंग में जब आप सोकर उठे, आपको प्यारी सी कोयल की आवाज़ आ रही हो। और कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? देयर इज़ नो प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स। तो इसके लिए कुछ एथिकल आर्गुमेंट्स भी आती हैं नैरोली और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अलावा, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, कि व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल स्पीशीज़ जिनके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं प्लानट, तो हमको उन्हें कंजर्व करना चाहिए। चाहे फिलोसफिकली कहिए चाहे स्पिरिचुअली कहिए, वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। तो सबकी अपनी वैल्यू है, चाहे वो हमारे लिए किसी वैल्यू का हो, इकोनॉमिक वैल्यू का हो या ना हो, मोरल वैल्यू सबकी है। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस। तो ये एथिकल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व कैसे करना है। तो हम कंजर्व जब करते हैं किसी पूरे इकोसिस्टम को, और बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज़ प्रोटेक्टेड, तो हम क्या करते हैं, एंटायर फॉरेस्ट को सेव कर लेंगे एक टाइगर को बचाने के लिए। तो ये अप्रोच जो होती है सेव करने की, ये होती है इन सिटू या कहीं ऑन साइट कंजर्वेशन, कि उसको उसी की जगह पे हमने कंजर्व कर दिया। दूसरी बात करें, व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड, तो ऑर्गेनिज्म जो फेस कर रहे हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर एंड नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसके लिए वो डिज़ायरेबल अप्रोच होती है कि किसी एनिमल प्लांट को अगर वो एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड है, जो हाई रिस्क फेस कर रहा है एक्सटिंक्शन का, थ्रेटेंड की आप ध्यान रखिएगा, थ्रेटेंड की डेफिनेशन की फॉर्म में दिया गया है, ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर। और जिनको अर्जेंट मेजर चाहिए तो उनको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन के थ्रू अप्रोच करते हैं। अब देखते हैं ये दोनों होते कैसे हैं। मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक, जो इन सिटू कंजर्वेशन है इसको काफ़ी नेशन अनरियलिस्टिक मानते हैं। भाई एक टाइगर को बचाने के लिए पूरा फॉरेस्ट सेव करना पड़ेगा अपने को, इतनी सारी जगह, तो वैसे तो नहीं चल पाएगा भाई। तो इकोनॉमिकल भी ये फिजिबल नहीं है टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। तो इसलिए जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन, दे फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ग्लोबल बेसिस की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम जो है ना, इट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनलिस्ट, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम। तो इस प्रॉब्लम के लिए कंजर्वेशनलिस्ट ने क्या करा, उन्होंने आइडेंटिफाई करे मैक्सिमम प्रोटेक्शन और सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहाँ पर कि काफ़ी हाई लेवल हो स्पीशीज़ की रिचनेस का, या कि एंडेमिज्म का हम कहें, या कि जिसका मतलब होता है कि स्पीशीज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिज्म का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, तो जिन जगहों पर स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा हो, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई करे। और इनिशियली तो वहाँ पर फिर उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को करा जो उन्हें कंजर्व करना है। तो इनिशियली जो थे ऐसे 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे जो कि आइडेंटिफाई हुए, लेकिन अब धीरे धीरे 9 और ऐड हो गए हैं इस लिस्ट में, तो अब टोटल हो गया है 34। और ये जो हॉटस्पॉट्स हैं ये एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस के रीजन्स थे, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हैबिटेट लॉस हो रहा था, इसलिए इनको हॉटस्पॉट बना दिया गया। 3 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गए, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। दे कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। तो ये काफ़ी हाई बायोडाइवर्सिटी के रीजन है हमारे कंट्री के। Although all the biodiversity hotspots put together, they cover less than 2% of the Earth's land area. अगर हम इन सारे biodiversity hotspots को अगर हम इनका एरिया देखें तो they cover less than 2% of Earth's land area. तो लेकिन जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ये हार्बर कर रहे हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी हाई। और इनका जो स्ट्रिक्ट प्रपोर्शन है ना इन हॉटस्पॉट्स का, इट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन ऑल्सो बाय ऑलमोस्ट 30%। तो ऐसे मेजर्स की अपने को ज़रूरत है। अब हमने नुकसान तो पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है कि इनको सेव कैसे किया जाए, कैसे किया जा रहा है और कैसे किया जाए।
तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स लीगली प्रोटेक्टेड हैं एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज। तो ये सब प्रेजेंट है इंडिया में। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ पर से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है और आता भी है। अब यहाँ से क्यों क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कंजर्वेशन के तरीके हैं। तो बच्चों से वो ये पूछेंगे बताओ कंजर्वेशन के तरीके क्या है। वो बच्चों से जनरली वो चीज़ें पूछते हैं जो वो मानते हैं कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो जो उनमें जिससे मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ें, तो उनको पता चले कि क्या चल रहा है हमारी कंट्री में, हमारे नेचर में क्या चल रहा है, सब कुछ कैसे किस तरह से कंजर्व किया जा रहा है। तो इंडिया के पास भी अपनी हिस्ट्री है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की, जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करने में एम्फसाइज करते हैं। जैसे कि कुछ कल्चर्स में क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स होते हैं उनको सेट असाइड कर दिया जाता है और जो जितने भी ट्रीज़ होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। तो उनको काफ़ी प्रोटेक्शन दी जाती है। कुछ सेक्रेड ग्रूव्स प्रेजेंट हैं जैसे कि खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय में हैं, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश और मेघालय में सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं वो लास्ट रेफ्यूजीज थे फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। और इस तरह से उनको कंजर्व करा किया गया और आज वो पूरी तरह से सही से प्रेजेंट है। फिर बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन की, तो इस अप्रोच में क्या करते हैं, जो थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं ना और प्लांट्स होते हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर किसी स्पेशल सेटिंग में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में स्पेशल केयर दी जाती है। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, तो ये इन सब पर्पज़ के लिए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आप नेशनल पार्क और बोटेनिकल गार्डन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो नेशनल पार्क है ये इन सिटू कंजर्वेशन है और जो बोटेनिकल गार्डन है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क तो आप समझ ही गए एक्स सिटू है, क्योंकि जूलॉजिकल कहीं पर वहीं पर नहीं किया जाता, इन सिटू नहीं होता, वो एक्स सिटू ही होता है। बोटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, इनको अच्छे से याद रखिएगा कि एक्स सिटू कंजर्वेशन है। इन दोनों में अक्सर घुमाया जाता है कि इन सिटू कौन सा है और एक्स सिटू कौन सा है, बच्चा घूम भी जाता है। और देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो जू में अभी तक मेंटेन किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। तो रिसेंट ईयर्स में एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है इसको एडवांस किया गया बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज़ इन इनक्लोजर्स। तो अब क्या किया जाता है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ के गैमीट्स को प्रिजर्व किया जाने लगा है इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, जिससे कि क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के थ्रू जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज किया जा सके इन विट्रो, और प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। और प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोपेगेट किए जा रहे हैं। जो सीड्स होते हैं डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स की, उनको कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के जो होते हैं दे कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। तो ये सब हो गए एक्स सिटू कंजर्वेशन के अपने एग्जाम्पल्स। अब बात करें लास्ट में कुछ ये जो मीटिंग्स हुई थी अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, इनके बारे में बताया गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो हिस्ट्री में अर्थ समिट एक हुई थी रियो डी जेनाइरो में 1992 में, जो कि सारे नेशंस को बुलाया गया था वहाँ पर टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया ना ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन इसके बेनिफिट्स का करने के लिए तो वहाँ पर बात करने के लिए सब देश आए और वहाँ उन्होंने बात करी। तो इस तरह से उन्होंने शपथ ली कि हम इसको कंजर्व करेंगे, उसके लिए पूरे हम मेजर्स लेंगे। तो उसके बाद फिर एक वर्ल्ड समिट भी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हेल्ड इन 2002 इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हुई थी अर्थ समिट जो कि हुई थी रियो डी जेनाइरो में 1992 में, और वर्ल्ड समिट हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुई थी, वो हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो 190 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और प्लेज करा टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो इस तरह से उन्होंने प्लेज करा और इस तरह से आज काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन और धीरे धीरे अभी सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो ये था हमारा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब जल्दी लाएंगे हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ चैप्टर, उसके साथ इकोलॉजी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों को दरअसल ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है यूनिट, तो इसलिए मैंने पहले इकोलॉजी की यूनिट उठाई ताकि अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन बच्चों का है जो कि ये यूनिट को कंफ्यूज कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो और वो जल्दी से अपना कवर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। खैर 1 अगस्त को तो नहीं होने वाला क्योंकि अभी तक फॉर्म से रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तो बाकी इस चैप्टर की अगर आप क्विज़ अटैम्प्ट करना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर क्विज़ डाली हुई है इस चैप्टर की, आप जाकर उसको अटैम्प्ट कीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह का अगर आपने ज्वाइन करना हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।